हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा, क्लास बीए बीएड बीएससी बीएड सेकंड सेमेस्टर। सब्जेक्ट है मेरा जनरल इंग्लिश और टॉपिक आज हम आपको लेकर आए हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का टॉपिक हम आज आपको लेकर आए हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अब हम आज आपको बताते हैं सबसे पहले कि प्रीपोजिशन जो है हमारा, इसमें आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। यानी देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। यानी इंग्लिश में जो होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8, जिसमें हमारा ये सभी आते हैं हमारे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सभी जो हमारे आते हैं। इसमें हमारा एक टॉपिक है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बारे में आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले हमारा आता है डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन की परिभाषा मैं आज आपको बता रही हूँ। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाई इट स्टैंड इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स। अर्थात क्या इसकी डेफिनेशन है? मतलब ऐसे शब्द, यानी जो प्रीपोजिशन शब्द है हमारा, ये क्या है? संबंध बोधक है ना, जो हमारा संबंध बताता है। तो ये जो है ये प्रयोग होते हैं हमारे ये शब्द एक नाउन या प्रोनाउन से पहले, है ना, यानी संज्ञा और सर्वनाम से पहले इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये शब्द जो है हमारे, यानी ऐसे शब्द जो किसी स्थिति से पहले प्रयोग होते हैं, क्या कहलाते हैं? हमारे प्रीपोजिशन, यानी संबंध बोधक शब्द। ठीक है, अच्छा, अब आगे जैसे मैं बताती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज़ आर इन द क्लास। लड़के क्लास में हैं। द बुक इज़ ऑन द टेबल। किताब मेज पर है। तो ये इन और ऑन हमारे क्या है? प्रीपोजिशन। इन और ऑन क्या है? हमारे प्रीपोजिशन। तो जो है हमारे जो लड़के जो क्लास में हैं, तो ये हमारे संबंध बता रहे हैं, इसका संबंध है ना। द बुक इज ऑन द टेबल, यानी किताब जो है मेज पर रखी हुई है, किताब मेज पर है, तो किताब का संबंध टेबल से है ना। तो ये हमारे इन और ऑन क्या हो गए? प्रीपोजिशन। तो ये जो है इट शोज द पोजीशन ऑफ ए नाउन, यानी ये नाउन की स्थिति को दर्शाते हैं। ठीक है, अब हम आगे आपको डिटेल में बताते हैं कि प्रीपोजिशन हमारे कौन कौन से हैं। बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं आज जो हम आपको समझा रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आता है हमारा प्रीपोजिशन इन और इनटू। इन और इनटू, तो इन और इनटू इसका मीन्स क्या होता है? इन और इनटू मतलब में। अब इनका प्रयोग कहाँ होता है और इनटू का प्रयोग कहाँ होता है, ये हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। देखिए, इन का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग किसी परिधि सीमा के अंदर स्थित होने में किया जाता है। किसी परिधि सीमा के अंदर स्थित होने में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, वी आर सिटिंग इन द रूम। द बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, है ना। तो ये जो है पहले से ही वी आर सिटिंग, यानी हम जो है रूम में बैठे हुए हैं, तो यानी पहले से ही हम लोग रूम में स्थित हैं, स्थित अवस्था में हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं इनका यूज़। और अगला आता है हमारा इनटू। इनटू भी मीन्स भी होता है में। इसका प्रयोग किसी परिधि सीमा में प्रवेश करने की स्थिति में किया जाता है, अर्थात गतिशील अवस्था में। फॉर एग्जाम्पल सुनिए, शी केम इनटू द रूम। वह क्लास में आई। अब कैसे आई? चलकर आई ना, तो ये क्या हो गया हमारा? गतिशील अवस्था। यानी या हम कह सकते हैं द टीचर केम इनटू द क्लासरूम, यानी टीचर जो है कक्षा में आई। और यदि हम कहेंगे कि टीचर पहले से कक्षा में बैठी हुई, तो हम क्या कहेंगे? द टीचर इज सिटिंग इन द क्लासरूम, यानी टीचर जो है पहले से ही क्लास में बैठी हुई है, तो वहाँ पे क्या यूज़ करा हमने? इनका प्रयोग। और जब हम कहेंगे द टीचर केम इनटू द रूम, यानी टीचर जो है क्लास में आई, तो क्या कहेंगे? तो ये चलकर आई ना, गतिशील अवस्था में इसका प्रयोग हुआ ना। तो यहाँ पर आ जाता है इनटू का। तो यही अंतर है, इसमें डिफरेंस क्या है इसमें इन और इनटू में। अब अगला आता है शी वेंट इनटू द किचन, यानी वह जो है, या हम कह देते हैं माई मदर वेंट इनटू द किचन,
यानी मेरी माता जी किचन में गईं, तो कैसे गई? चलकर गई ना, तो ये क्या हुआ? गतिशील अवस्था में। अच्छा, अब हमारा अगला आता है, अगला आप सुनिए, ऑन या अपॉन। ऑन मीन्स पर, अपॉन मीन्स ऊपर, यानी पर या ऊपर। अब ऑन का प्रयोग देखिएगा। ऑन का प्रयोग है किसी एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु पर स्थित होने के लिए करते हैं, और ऊपर वाली वस्तु में स्थिरता होती है तथा दोनों वस्तुओं में स्पर्श होता है, यानी एक दूसरे से टचमेंट होता है। द बुक्स आर ऑन द टेबल। किताबें जो हैं मेज पर हैं, तो किताबें जो हैं हमारी वो मेज पर रखी हुई हैं ना, दोनों स्पर्श कर रही हैं ना एक दूसरे से। किताबों का संबंध और टेबल का संबंध दोनों है क्या? स्पर्श कर रही हैं। तो ये हो गया हमारा द बुक्स आर ऑन द टेबल। तो ऑन क्या है हमारा? इसमें प्रीपोजिशन है। अगला आता है द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, यानी बिल्ली जो है मेज पर बैठी हुई है। तो ये भी स्पर्श कर रही है ना, बिल्ली मेज से टच कर रही है ना, इस पर बैठी हुई है। तो यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं इस पर ऑन का। तो ऑन हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। अब अगला आता है हमारा अपॉन। अपॉन का यूज़ कहाँ करते हैं आप ये देखिएगा। इसका प्रयोग किसी वस्तु के ऊपर गतिशील अवस्था में किया जाता है। यहाँ दोनों वस्तुओं में स्पर्श होता है, जैसे हम कहते हैं यानी गतिशील अवस्था में होता है और दोनों में स्पर्श भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सुनिए, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। बिल्ली जो है टेबल पर कूदी, यानी वो कूद कर बैठी ना, तो वो गतिशील अवस्था हो गई ना उसकी, और स्पर्श भी कर रही है, यानी टेबल पर जाकर वो कूद कर बैठ गई। तो ये गतिशील अवस्था भी हो गई इसकी, और दोनों का जो है स्पर्श भी हो रहा है। अगला है, कहते हैं हम, द वुल्फ जम्प्ड अपॉन द लैम्प एंड किल्ड इट। यानी भेड़िया जो था मेमने के ऊपर झपटा, यानी कूदा, एंड किल्ड इट, और इसको मार दिया। यानी गतिशील अवस्था थी ना, वो एकदम कूद भाग के आया तेज, और मेमने पर कूदा और उसको मार दिया। तो ये यहाँ पे स्पर्श भी हो रहा है, दोनों चीज़ें हो रही हैं ना। तो यहाँ पर हम करते हैं इसमें अपॉन का यूज़। ठीक है। अब अगला आता है हमारा बिहाइंड और आफ्टर। अब अगला प्रीपोजिशन देखिए, बिहाइंड और आफ्टर, दोनों का मीन्स क्या है? पीछे। बिहाइंड मीन्स भी पीछे और आफ्टर मीन्स भी पीछे। अब बिहाइंड का यूज़ कहाँ होता है? जब किसी एक वस्तु के पीछे अन्य वस्तु स्थिर अवस्था में हो तो बिहाइंड का यूज़ करते हैं, है ना। यानी जब कोई एक वस्तु जो है किसी एक वस्तु के पीछे दूसरी वस्तु स्थिर अवस्था में हो, स्थिर है ना, तो हम वहाँ पे करते हैं बिहाइंड का यूज़। जैसे हम कहते हैं देयर इज ए थीफ बिहाइंड द ट्री, यानी चोर जो है पेड़ के पीछे है। यानी चोर जब चोरी करता है ना तो पेड़ के पीछे जाके छुप गया, तो हम क्या कहते हैं उसको? देयर इज ए थीफ बिहाइंड द ट्री, यानी चोर जो है वो पेड़ के पीछे है ना। अब अगला आता है हमारा द डॉग इज बिहाइंड हिज मास्टर, यानी कुत्ता जो है वो अपने मालिक के पीछे है। तो यहाँ पर हम करते हैं बिहाइंड का यूज़। ठीक है ना। अब अगला आता है हमारा आफ्टर। आफ्टर मीन्स भी होता है पीछे। अब इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं ये देखिए, जब किसी वस्तु के पीछे अन्य वस्तु गतिशील अवस्था में हो, है ना, तो हम वहाँ पर आफ्टर का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, देयर इज ए पुलिसमैन वाज रनिंग आफ्टर द थीफ, यानी जो एक पुलिस वाला है वो जो है चोर के पीछे दौड़ रहा है। जब चोर चोरी करके जाता है ना तो पुलिस वाला उसके पीछे पीछे दौड़ता है ना, तो हम यहाँ पे क्या का यूज़ करते हैं? आफ्टर का। यानी देयर इज ए पुलिसमैन वाज रनिंग आफ्टर द थीफ। यहाँ हम कह सकते हैं शी केम आफ्टर सनसेट, यानी वो सूर्यास्त के बाद आई, यानी सूर्य अस्त होने के बाद आई। शी केम आफ्टर सनसेट। या मीट मी आफ्टर लंच, यानी मुझसे जो है कोई मिलने की कहता है तो हम क्या कहते हैं? यदि हम बिजी हैं तो हम कहते हैं मीट मी आफ्टर लंच, यानी लंच के बाद मुझसे मिलना, लंच के बाद मुझसे मिलना। तो इसी तरह से जो है हमारा प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। अब अगला हमारा आता है बिटवीन और एमंग। तो बिटवीन और एमंग का मतलब क्या होता है? के बीच में या के मध्य में, है ना। तो अब आप इसका भी सुनिए, दोनों का अर्थ तो एक ही होता है, मीन्स तो दोनों का एक ही है कि के मध्य में या के बीच में। लेकिन बिटवीन का यूज़ कहाँ होता है और एमंग का यूज़ कहाँ होता है, इसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। बिटवीन का यूज़ किन्हीं दो वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों आदि के बीच में स्थित होने पर करते हैं हम, कि केवल दो वस्तुओं के लिए, दो व्यक्तियों के लिए, दो स्थानों के लिए। जैसे हम कहते हैं, एग्जाम्पल सुनिए, हिज फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन राम एंड श्याम,
यानी उसके पिता ने बांट दी, हिज प्रॉपर्टी यानी अपनी संपत्ति, बिटवीन राम एंड श्याम यानी राम और श्याम के बीच में। जैसे पिता अपनी प्रॉपर्टी दोनों बेटों के को बांट देता है आधी आधी, तो इस तरह से हम कहते हैं हिज फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन राम एंड श्याम, यानी राम और श्याम के बीच में अपनी प्रॉपर्टी जो थी उसके पिता ने बांट दी। तो यहाँ पे दो लोगों के बीच में जब कोई चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पर होता है बिटवीन का यूज। जैसे आई एम सिटिंग बिटवीन रवि एंड नवीन, यानी मैं जो हूँ रवि एंड नवीन के बीच में बैठा हुआ, यानी दो लोगों के बीच में। यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ बिटवीन का उपयोग, बिटवीन का प्रयोग जो होता है वो दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों और दो स्थानों के मध्य में ही किया जाता है ना। अब आता है हमारा अगला एमंग। एमंग का प्रयोग जो है वो दो से अधिक, ऊपर जो था अभी मैंने आपको बताया था बिटवीन में सिर्फ दो वस्तुओं के बारे में, दो लोगों के बारे में, है ना। इसमें आता है दो से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों आदि के बीच में स्थित होने पर करते हैं, है ना, यानी दो से अधिक। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, देयर इज ए हट एमंग द ट्रीज, देयर इज ए हट एमंग द ट्रीज, यानी पेड़ों के बीच में एक झोपड़ी है, यानी बहुत सारे तो पेड़ हैं, वहाँ पे एक झोपड़ी दिखाई दे रही है तो हम क्या कहेंगे, पेड़ों के बीच में एक झोपड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एमंग का प्रयोग करते हैं, यानी बहुत सारी वस्तुओं के बीच में जब एक चीज़ होती है। अब अगला है डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स एमंग द चिल्ड्रन, यानी ये मिठाइयाँ बच्चों के बीच में बांट दो, यानी बहुत सारे बच्चे हो गए ना, तो वहाँ पर हम करते हैं एमंग का प्रयोग। तो ये हमारा हुआ बिटवीन और एमंग का प्रयोग, कि एमंग का प्रयोग कहाँ करते हैं और बिटवीन का कहाँ करते हैं। जो मैंने आपको बताया कि बिटवीन का प्रयोग करते हैं दो वस्तुओं के बीच में, दो चीज़ों के बीच में, और बिटवीन का करते हैं दो से अधिक के बीच में। अब अगला आता है हमारा फ्रॉम और ऑफ। फ्रॉम और ऑफ, फ्रॉम मीन्स क्या होता है, से, और ऑफ मीन्स का, की, के, है ना। अब हम देखते हैं ऑफ का प्रयोग कहाँ होता है। अब आप ये सुनिए, ऑफ का प्रयोग जब किसी पदार्थ से किसी वस्तु का निर्माण हो तथा उसके रासायनिक व भौतिक गुण परिवर्तित न हो, तो हम वहाँ पर ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, यानी ये कुर्सी जो है लकड़ी की बनी हुई है। तो इसमें जो है रासायनिक व भौतिक गुण परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। यदि हम लकड़ी जो है, पहले हमारी लकड़ी थी, बाद में हमने इसको क्या बना दिया, कुर्सी, और यदि हम कुर्सी को तोड़ देंगे तो कुर्सी क्या हो जाएगी, हमारी लकड़ी, लकड़ी तो रहेगी वो, कुर्सी को यदि हम तोड़ देंगे तो वो लकड़ी तो रहेगी। तो हमने जो है, तो जो हमारा कारपेंटर होता है वो लकड़ी से ही तो बनाता है फर्नीचर, यानी कुर्सी मेज वगैरह जो भी कुछ बनाता है वो हमारा लकड़ी से बनाता है। यदि हम तोड़ देंगे तो वो लकड़ी तो लकड़ी ही रहेगी ना। तो ये हो गया दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, यानी ये कुर्सी जो है वो लकड़ी की बनी हुई है। अच्छा, अब अगला आता है फ्रॉम। फ्रॉम में क्या होता है, जब किसी पदार्थ से किसी वस्तु का निर्माण हो तथा उसके रासायनिक व भौतिक गुण परिवर्तित हों, इस पर आप ध्यान दीजिए, तो हम वहाँ पर फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, कर्ड मीन्स दही, दही जो है वो दूध से बना हुआ है। तो क्योंकि यहाँ पे रासायनिक गुण जो है इसका परिवर्तित हो गया ना। जैसे हमने दूध में जामन डाल के तो हम दही बनाते हैं, है ना, तो हमारा दही बन गया दूध से। लेकिन अब हम चाहेंगे कि हम दही से इसको दूध फिर से दोबारा बना लें, तो हम नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें जो है इसका जो चेंज हो गया ना, अब ये दूध से दही में जो है चेंज हो गया, तो रासायनिक गुण जो है इसके परिवर्तित हो गए, यानी चेंज हो गया। तो हम दोबारा जो है दही से दूध नहीं बना सकते। लकड़ी से तो हम कुर्सी तो हम तोड़ के लकड़ी बना सकते हैं, लेकिन हम दोबारा से इस दूध को जो है दही को हम दूध नहीं बना सकते, यानी इसका जो गुण था वो परिवर्तित हो गया, हमारा चेंज हो गया, यानी द कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। तो ये जो है हमारा मतलब हो गया हमारा ऑफ और फ्रॉम का यूज़। अब अगला आप देखिए, एट और इन। अब आप इसका सुनिए, देखो एट का यूज़ कहाँ होता है, इन का यूज़ कहाँ होता है। किसी वाक्य में जब दो स्थान एक साथ दिए गए हों तो छोटे स्थान से पहले एट का प्रयोग और बड़े स्थान से पहले इन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहेंगे, आई लिव
एट गंगापुर सिटी इन राजस्थान। गंगापुर सिटी कहाँ है हमारा? राजस्थान में। तो राजस्थान क्या हो गया? बड़ा, और गंगापुर सिटी क्या हो गया? छोटा। तो इसलिए हम छोटे स्थान पे तो हमने कर दिया एट का प्रयोग, और बड़े स्थान से पूर्व कर दिया हमने इन का प्रयोग। तो एट और इन हमारे क्या है? प्रीपोजिशन। यानी आई लिव एट गंगापुर सिटी इन राजस्थान। अच्छा, इसी के अकॉर्डिंग हम आपको और बताते हैं। जैसे हम कहेंगे कोई कॉलोनी का नाम है हमारी गंगापुर सिटी में, तो जैसे हम कॉलोनी तो बहुत सारी है, नसिया कॉलोनी है, देव कॉलोनी है, बहुत सारी कॉलोनी है। तो हम कहते हैं जैसे आई लिव एट देव कॉलोनी इन गंगापुर सिटी। अब यहाँ पर गंगापुर सिटी बड़ा हो गया और देव कॉलोनी छोटी हो गई, तो हम छोटी छोटी कॉलोनी पे हम क्या लगाएंगे? एट का यूज़ करेंगे हम। यानी आई लिव एट देव कॉलोनी इन गंगापुर सिटी। ठीक है ना? समझ में आ रहा होगा आपके। अब अगला हम जैसे कहते हैं आई लिव इन रामपुर। अब रामपुर तो बड़ा है ना, तो मैं रामपुर में रहता हूँ। आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो ये तो सब बड़े बड़े सिटी हैं ना, तो यहाँ पर बड़े बड़े सिटियों से पहले क्या प्रयोग होता है? बड़े बड़े सिटीज़ से पहले इन का यूज़। ठीक है ना? अब आगे आइएगा आप। आगे क्या है? एलोंग। एलोंग और एक्रोज। अब ये सुनिए आप। एलोंग मीन्स होता है किनारे किनारे, और एक्रोज मीन्स होता है के पार, है ना? तो ये एलोंग का यूज़ है, इसका प्रयोग लंबवत स्थिति में सहारे सहारे के अर्थ में किया जाता है। यानी लंबवत स्थिति में, है ना? सहारे सहारे के अर्थ में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सुनिए, देयर इज ए लॉन्ग क्यू ऑफ ट्रीज अलोंग द रोड। यानी सड़क के किनारे किनारे पेड़ों की लंबी कतार है। आपने देखा होगा ना, जो सड़क पर मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो सड़क के किनारे किनारे पे पेड़ों की कतार होती है ना, जो कितनी सुंदर लगती है देखने में। तो ये है देयर इज़ ए लॉन्ग क्यू ऑफ ट्रीज अलोंग द रोड। यानी सड़क के किनारे किनारे पेड़ों की कतार है। तो अलोंग क्या हो गया हमारा? प्रीपोजिशन। अब अगला आता है ही इज़ वॉकिंग अलोंग द रोड। यानी वह सड़क के किनारे किनारे घूम रहा है, यानी टहल रहा है। जैसे सुबह अपन जाते हैं ना मॉर्निंग वॉक के लिए, है ना, तो सड़क के किनारे किनारे चलते हैं ना, बीच में तो नहीं चलते ना। तो इसलिए ही इज़ वॉकिंग अलोंग द रोड, वह सड़क के किनारे किनारे चल रहा है। अब अगला आता है हमारा एक्रोज। एक्रोज मीन्स के पार। अब आप इसका सुनिए। इसका प्रयोग उस पार या दूसरे छोर पर स्थित होने के अर्थ में किया जाता है। जैसे हम कहेंगे देयर इज ए मिल्क बूथ across the road। there is a milk booth across the road। यानी सड़क के पार। सड़क के पार जो है यानी मिल्क बूथ यानी दूध की डेयरी है। सड़क के पार, सड़क के उस पार, है ना। जैसे हम कहेंगे ना कि हमें पता नहीं पता है किसी क्या चीज़ कहाँ पे है, तो हम अपन बताते हैं कि देयर इज ए मिल्क बूथ across the road, यानी सड़क के उस पार है। ठीक है, यहाँ पर across का यूज़ करते हैं। माई हाउस इज across द रिवर, यानी मेरा घर सड़क के उस पार है। अपन किसी को बताते हैं तो मेरा घर सड़क के उस पार है, तो वहाँ पर करते हैं हम एक्रोस का यूज़। यानी माई हाउस इज़ एक्रोस द रिवर, मेरा घर सड़क के उस पार है। इस तरह से तो ये आज हमने आपको इतने प्रीपोजिशन समझा दिए। अब हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे कि प्रीपोजिशन हमारे कौन कौन से प्रीपोजिशन तो बहुत सारे हैं, है ना। प्रीपोजिशन तो बहुत सारे हैं। अलोंग है, हाँ अलोंग तो मैंने आपको समझा दिया। ऑन है, बिफोर, आफ्टर, ओवर वगैरह बहुत सारे अब वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। और आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। ठीक है, थैंक यू।